गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज हमारे प्लस वन की पहली क्लास है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी से। अब अकाउंट्स वर्ड या अकाउंटेंसी वर्ड अगर आपने कभी सुना हो आज से पहले, तो आपको हल्का सा शायद पता हो कि अकाउंट्स जो है वो रिलेटेड होती है या तो बिजनेस से या फिर पैसे से। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एज वेल एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है? बिजनेस का मीनिंग आपको पता है कि अगर हम कोई सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, या फिर हमारा कोई रेस्टोरेंट है, किसी भी तरह का अगर हमारा बिजनेस है, उस पे हम जितनी भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शंस मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको बोलते हैं बिजनेस या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब इतनी सी चीज तो हमें सबको क्लियर है। अब जो हमारे कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे पहली चीज है हमारे पास कैपिटल। अब कैपिटल वर्ड जो पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ना, तो मेरे दिमाग में आया था कि कैपिटल मींस दिल्ली, विच इज कैपिटल ऑफ इंडिया। बट ये चीज अकाउंट्स में बिल्कुल नहीं होती है। शायद आप में से कुछ लोगों को पहले से पता हो, कैपिटल मींस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि एक बिजनेसमैन या फिर कोई भी ओनर अपने बिजनेस में करता है। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, अगर वो 20 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, तो बिजनेस के लिए वो 20 लाख रुपीस कैपिटल कहलाएंगे। कैपिटल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कोई पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है, इसीलिए हम इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में अगर हम ना जाएं, उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये टर्म्स आपने शायद पहले कभी ना कभी सुनी हो। लायबिलिटी अगर हम पहले बात करें, लायबिलिटी सिर्फ अकाउंट्स की लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश में भी यूज होती है। लाइक वी से आई एम लायबल टू पे यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। आप कहीं ना कहीं आप स्कूल जाते हो, स्कूल की आप फीस पे करते हो। मान लीजिए अगर आप स्कूल जा रहे हो 2 मंथ से एंड आपकी फीस ड्यू है, मतलब आपने फीस अभी पे नहीं की है, तो वो आपकी लायबिलिटी है। मतलब यू आर लायबल टू पे द फीस एज यू हैव अटेंडेड द क्लासेस। अब ये सिंपल मीनिंग है लायबिलिटी का। बिजनेस में लायबिलिटी क्या चीज हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज जो हम लायबल हैं या तो पे करने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए। अब अगर हम रिवर्स केस मान के चलें, अगर आपने स्कूल की 6 मंथ की फीस स्टार्टिंग में दे दिया है, एडवांस में अगर स्कूल को आपने 6 मंथ की स्टार्टिंग की फीस दे दी है, अब यहाँ पे क्या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है? नहीं। तो यहाँ पर स्कूल के ऊपर लायबिलिटी है। स्कूल के ऊपर क्या लायबिलिटी है कि उन्होंने 6 मंथ्स के पैसे ले लिए हैं, अब कम से कम 6 मंथ्स के लिए उनको आपको पढ़ाना ही पड़ेगा या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। मतलब लायबिलिटी जरूरी नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ मनी ही हो, लायबिलिटी किसी काम करने के प्रति भी हो सकती है। अगर मैंने किसी से भी एडवांस में पैसे ले लिए हैं, तो आई एम लायबल टू पे दैट पर्सन। या फिर मैंने मान लो किसी से उधार पे कोई सामान खरीदा है, मैंने अपनी शॉप के लिए गुड्स परचेज किए हैं किसी से क्रेडिट पे, मतलब उधार पे अगर मैंने किसी से सामान खरीद लिया है, तो जो सामान मैंने खरीद लिया है वो मेरे पास आ गया पर पैसे नहीं दिए, इसीलिए आई एम लायबल टू पे दैट अमाउंट, जिसको हम बोलेंगे वो पर्सन मेरी लायबिलिटी है। अब उससे बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है वो होता है हमारे पास एसेट। अब एसेट अगर हम बिजनेस के लिए देख के चलें, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में किसी भी तरह का बेनिफिट देती है, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, किसी भी तरह का अगर हमें बेनिफिट देती है, उस चीज को हम एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ये व्हाइट बोर्ड भी एसेट है, जिस फोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी मेरा एसेट है, अगर कोई एसी लगा हुआ है वो भी मेरा एसेट है, पर शर्ते वो मेरे बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस के एसेट्स वो होते हैं जो हम बिजनेस के लिए किसी भी तरह यूज करते हैं। अब बिजनेस के एसेट लोग भी हो सकते हैं, अगर कोई पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है वो भी मेरा एसेट है। और जैसे मैंने आपको लायबिलिटी की एग्जांपल दी थी, उससे बिल्कुल रिवर्स में एसेट की एग्जांपल भी चलती है। अगर हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करें, जैसे आपने मान लीजिए आप लोग मेरे से ट्यूशन पढ़ते हो, ठीक है, एंड 3 महीने से मैं आपको पढ़ा रहा हूं पर आपने अभी फीस नहीं पे की, तो मेरे लिए आप लोग एसेट हो। कैसे? 3 मंथ से मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं,
पर आपने मुझे फीस नहीं पे की, तो मेरे एंड से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो चुकी है, अब मुझे आपसे पैसे मिलने ही हैं, तो यू पीपल आर एसेट फॉर मी। या फिर जैसे आपने आपने जैसे स्कूल की फीस 6 मंथ्स एडवांस में पे कर दी थी, तो आपका वो एसेट बन चुका था कि हाँ हमने पहले ही फीस पे कर चुकी है, तो जो भी अब हमें सर्विसेज मिलनी है वो हमारा एसेट है। क्यों? क्योंकि अपने तरफ से हम पूरा काम कर चुके हैं, अब हमें कुछ मिलना है तो वो चीज हमारे लिए एसेट होती है। अब अगर आप बुक में देखो ना, एसेट और लायबिलिटी दोनों के साथ ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखी होती हैं। लायबिलिटीज के साथ लिखा होता है करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट को हम फिक्स्ड भी बोलते हैं। कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स के पीरियड से ज्यादा देर की है, उसको हम फिक्स्ड या फिर नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। और कोई भी ऐसी चीज जो 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बैंक से होम लोन लिया है, अगर बैंक से मैंने होम लोन लिया तो एक ही साल में तो सारा का सारा लोन पे नहीं कर दूंगा। अब वो लोन मेरे लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने पैसे लिए हो या मुझे वापस करने हैं। अब वो उसको वापस करने में काफी साल लग जाएंगे, तो वो मेरी नॉन करंट या फिर फिक्स्ड लायबिलिटी होगी। अब अगर मान लीजिए मैंने किसी से उधार पे सामान खरीदा और उसको 1 मंथ बाद पेमेंट कर रहा हूँ, अब 1 मंथ बाद पेमेंट कर देनी है ना, तो मतलब जो 1 महीने के लिए मेरी लायबिलिटी है वो करंट लायबिलिटी होगी। ऐसे ही सेम चीज एसेट में भी आ जाता है। एसेट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, सबसे पहले करंट एंड नॉन करंट। तो कोई भी ऐसा एसेट जो बिजनेस को 1 साल या 12 मंथ से ज्यादा देर के लिए प्रॉफिटेबल बनाता है, उसको हम नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई मशीनरी है, फर्नीचर है, कोई भी ऐसी चीज है, बिल्डिंग है, वो भी हमारे एसेट्स हो सकते हैं, वो नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट होंगे। पर अगर हमारे पास डेटर है, डेटर आगे टर्म आएगी, या फिर सेम एग्जांपल, हमने इस बारी उधार पे सामान सेल कर दिया, मतलब मान लीजिए मैं मार्कर बनाता हूँ, मैंने आपको मार्कर सेल किया पर आपने मुझे अभी पैसे नहीं दिए, तो आप मुझे 1 वीक बाद 2 वीक बाद पैसे दे दोगे। अब 1-2 वीक्स बहुत छोटा टाइम है, इसलिए आप मेरे करंट एसेट हो। एसेट की एग्जांपल में कैश भी आता है, कैश सबसे बड़ा करंट एसेट होता है हमारे पास। अब एसेट में ना एक नॉन करंट और करंट एसेट तो होते ही हैं, उसके अलावा होते हैं एक टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। अगर आपने इंग्लिश में इन वर्ड्स का मतलब पढ़ा हुआ है, टेंजिबल मतलब टेंजिबल मीन होता है, टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल ली ना एसेट्स की, वो सारे टेंजिबल एसेट थे। सोफा, कुर्सी, उसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं लिख सकता हूँ, ये तो टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट होती है हमारी रेपुटेशन या ब्रांड वैल्यू, जिसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुडविल बोलते हैं। अब आप सब बांसल बेकर्स को जानते हो। अब बांसल बेकर या बांसल स्वीट्स जो है, अगर आप मेरे को बताओ आपने लड्डू खरीदने हैं, अब सेम लड्डू कोई नॉर्मल शॉप वाला 300 के बेच रहा है या 200 रुपीज के बेच रहा है, पर सेम लड्डू बांसल वाला 500 के बेच रहा है, फिर भी लोग कहाँ से खरीदना प्रेफर करेंगे? बांसल से। क्यों? उसकी रेपुटेशन है, उसकी गुडविल है। ये जितने भी ब्रांड्स हैं, गुची वगैरह, जितने भी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी चीजें बहुत महंगी बिकती हैं, ये उनका एसेट है जो नजर नहीं आता। अब ब्रांड कौन सी ऐसी चीज है? ब्रांड का मतलब लोगो नहीं होता जो हमें नजर आ जाए, ब्रांड मतलब उसकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है, उसकी गुडविल कितनी अच्छी है, और ये सबसे बड़ा एसेट होता है, क्योंकि बिजनेस को सबसे ज्यादा फायदा इसी चीज से होता है। अब आई होप आपको ये 3 चीजें क्लियर हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स। नेक्स्ट इज हमारे पास ड्राइंग्स। अब इतना उससे पहले ना आपको एक छोटी सी चीज पढ़नी पड़ेगी, वैसे वो आपके 3rd चैप्टर में आती है, प्रिंसिपल्स या अजम्पशन में। वो चीज होती है, उसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। वो होता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट लीगल एंटिटीज। मतलब जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन से अलग है। अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल हूं, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में पता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री है, एंड उसका ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। अब क्या आप मेरे को एक बात बताओ, मान लीजिए हाइपोथेटिकली मुकेश अंबानी किसी का मर्डर कर दे, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? नहीं होगी।
मतलब रिलायंस इंडस्ट्री की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसको मुकेश अंबानी की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये मुकेश अंबानी ने स्टार्ट भी नहीं की थी, उनके फादर ने धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट की थी, जो कि अब नहीं है, वो जा चुके हैं, बच चुके हैं। अब फिर भी पर रिलायंस इंडस्ट्री चल रही है। अब कल को जब भी मुकेश अंबानी, हमेशा तो जिंदा नहीं रहेंगे, जब वो चले जाएंगे उसके बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज चलती रहेगी। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन डिफरेंट होते हैं। अब ये चीज बताने का मेरा मीनिंग इसलिए था कि जो ड्राइंग्स होती है ना, ड्राइंग्स मीन्स एनी अमाउंट विथड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस। मतलब कोई भी ऐसा पैसे जो ओनर बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ये ड्राइंग्स का मतलब कुछ ड्रॉ करना नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब ड्राइंग्स के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट। अब देखो ये प्रॉफिट, गेन और इनकम, ये जो तीन टर्म्स हैं आपको लग रहा है ये बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम होती ना तो मैं प्रॉफिट और गेन को स्लैश डाल के लिखता, ऐसे कभी लिखता ही ना। आपने शायद ये वर्ड पहले कभी ना सुना हो। हमारे पास चीजें होती हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब एक छोटी सी एग्जांपल लो एक रेस्टोरेंट की, या फिर मान लो कि जैसे मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, ठीक है। अब उस ट्यूशन सेंटर पे मैं जितना भी पढ़ाता हूँ उससे मुझे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। जो मुझे फीस आती है उसमें से मैं एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ, वो मेरा प्रॉफिट है। पर मान लो उस ट्यूशन सेंटर के पास नीचे मेरे पास एक रूम खाली है, वो रूम मैंने दिया है किसी और को। अब मतलब किसी को भी रूम दे दिया, वो मुझे रेंट पे कर रहा है। अब रेंट से जो मुझे पैसे आ रहे हैं वो मेरा बिजनेस का काम नहीं है, इसलिए जो मेरे बिजनेस का काम नहीं है वहां से जो पैसे आएंगे उसको हम गेन बोलेंगे। मतलब कोई भी चीज जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से या हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होती है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। पर कोई एडिशनल इनकम, जैसे मान लो आपने बैंक में एफडी कराई है, अब फिक्स डिपॉजिट कराई है, उस एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो जो इंटरेस्ट है वो आपका बिजनेस तो नहीं है। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, हमने बैंक को दे दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारा प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो उसको हम बोलेंगे गेन। दोनों में डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब इनकम मींस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट प्लस गेन। मतलब जब हमारे सारे प्रॉफिट और गेन को हम टोटल कर देते हैं उसको इनकम बोलते हैं। इतना क्लियर है। अब इन तीनों से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है, लॉसेस। लॉसेस जैसे मर्जी हो, बिजनेस के हो, बिजनेस के ना हो, किसी भी तरीके से अगर हमें कोई नुकसान होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, उसको हम लॉस ही बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ टर्म्स है ये आपने डेफिनेटली कभी ना कभी सुनी होंगी। परचेजेस का मीनिंग आपको पता है, पर यहाँ पे परचेजेस का मीनिंग हल्का सा डिफरेंट है। यहाँ पे परचेजेस का मीनिंग है परचेज ऑफ गुड्स, बिजनेस की गुड्स। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास गुड्स भी हैं। गुड्स क्या होती है? गुड्स ऐसी चीज होती है जिसमें हम डील करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, मान लो मैं स्टेशनरी का काम करता हूँ, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो ये मार्कर, डस्टर, पेन, पेंसिल, ये सब बेचना मेरे लिए गुड्स हैं। पर अगर मैंने अपनी स्टेशनरी की शॉप पे एक एसी लगाया हुआ है और मान लो साल या 1.5 साल बाद मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं होगी। मतलब मैंने वो एसी परचेज भी किया था पर सेल भी किया, पर वो मेरी गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कोई भी ऐसा सामान जो हम रेगुलर बेसिस पे खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, पर वो बिजनेस से रिलेटेड है, उसको गुड्स बोलते हैं। और जो परचेजेस है, यहाँ पे परचेजेस वर्ड या फिर सेल वर्ड जो है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज किया जाता है। अगर हम एसी बेच रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सेल्स है। एसी खरीद रहे हैं तो परचेजेस नहीं कह सकते। गुड्स खरीद रहे हैं तो अकेला परचेजेस कहा जाएगा। अगर मान लीजिए एसी है ना, तो हम लिखेंगे परचेज ऑफ एयर कंडीशनर, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। पर कहीं पे अकेला परचेजेस या अकेला सेल लिखा हुआ, मतलब या तो वो गुड्स के बारे में बात, मतलब वो गुड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब इन दोनों से मिलता जुलता एक वर्ड होता है परचेज रिटर्न या फिर सेल रिटर्न। ये बिल्कुल सिंपल है, जो आपके दिमाग में है बिल्कुल वही है। हमने कोई सामान खरीदा, मान लो मैंने एक लॉट खरीदा 100 मार्कर्स का, उसमें से मैंने 2 चला के देखे, बिल्कुल खराब लगे, मेरे को पता लगा ये पूरा का पूरा बैच खराब है, तो मैंने पूरा का पूरा बैच रिटर्न कर दिया। तो जो सामान मैंने खरीदा था उसको वापस किया। इसी को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं परचेज रिटर्न। अगर आप इसको नोट कर रहे हो ना तो आप एक साथ में लिख सकते हो। परचेज रिटर्न को हम साथ में बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद सेल, अब जिस पर्सन ने मुझे बेचा था उसके लिए सेल थी,
उसको जो वापस आया उसके लिए सेल रिटर्न है। तो सेल रिटर्न के साथ जो वर्ड बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? हाँ, अगर परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोला था तो ऐसे ही सेल रिटर्न को बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। आई होप ये सिंपल चीजें तो आपको 10th के लेवल पे मैथ्स में भी आपने ये सारी चीजें की हुई हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमने एक टर्म की थी इनकम, एक टर्म है हमारे पास रेवेन्यू। ये दोनों टर्म्स में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये एक जैसी टर्म्स हैं। अब रेवेन्यू और इनकम में हल्का सा फर्क होता है। मान लो मैंने 100 मार्कर सेल किए और मुझे पैसे आए 1000। अब जो 1000 का 1000 मुझे मिला है वो मेरे लिए रेवेन्यू है। पर जब उस 1000 में से मैं सारी की सारी कॉस्ट माइनस करूंगा, मतलब मुझे पता चलेगा इसका फायदा कितना हुआ, उसको इनकम बोलेंगे। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक तरह से सेल ही होती है। ऑपरेशन मतलब वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन मतलब जो हमारे बिजनेस का काम है। ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, जो हमारे बिजनेस का काम है उससे जितना भी पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। इसमें कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, वो माइनस करके हमें इनकम निकालनी होती है। उसके बाद है हमारे पास गुड्स। गुड्स का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। गुड्स के बाद होता है स्टॉक। स्टॉक सिंपल सी चीज है, कलेक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज स्टॉक। स्टॉक वर्ड आपने शायद पहले भी कहीं सुना हो। मतलब अगर मेरे पास 4-5 मार्कर है तो उसको मैं कह सकता हूँ गुड्स। पर अगर मेरे पास 500 मार्कर पड़े हैं तो मैं कहूंगा आई हैव अ स्टॉक ऑफ गुड्स या फिर स्टॉक ऑफ मार्कर। स्टॉक और इन्वेंट्री, यहाँ पे स्लैश है इसलिए हम मानेंगे ये दोनों सेम वर्ड्स ही हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री मतलब कलेक्शन ऑफ गुड्स। उसके बाद ये डेटर और क्रेडिटर, ये वैसे ना मेरे फेवरेट है क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और टफ लगते हैं। अब सबसे पहले डेटर और क्रेडिटर, इसका मीनिंग आपको बताता हूँ। डेटर मीन्स कोई ऐसा पर्सन जिससे हमने पैसे लेने हैं। मतलब मान लीजिए आपने किसी को क्रेडिट पे सेल किया कुछ। क्रेडिट वर्ड का मतलब उधार होता है। आपने अगर किसी को सामान सेल कर दिया पर पैसे अभी नहीं मिले तो वो पर्सन आपके लिए डेटर होएगा। वो पर्सन आपके लिए डेटर है, आप डेटर नहीं हो, ये चीज ध्यान रखना। हमने जिस पर्सन से पैसे लेने हैं वो पर्सन हमारे लिए डेटर है, तो इसका उल्टा हम उसके लिए क्या होंगे? हम उसके लिए क्रेडिटर होंगे। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिससे हमने सामान परचेज कर लिया है पर उसको पैसे नहीं दिए, तो वो पर्सन जिसको हमने पैसे पे करने हैं वो पर्सन हमारा क्रेडिटर होएगा। बुक में इसके साथ आपको लिखा होगा या तो ट्रेड रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल। डेटर इज ऑल्सो नोन एज बिल रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड वर्ड का मीनिंग आपको पता है, ट्रेड मतलब सेल और परचेज। अब किसी भी चीज का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, मतलब रिसीवेबल से भी हमें साफ पता चलता है कि पैसे आने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल या डेटर, ये ऐसा पर्सन है जिससे पैसे आने हैं। अब आप मेरे को बताओ जो डेटर है ये एसेट होएगा हमारे लिए या लायबिलिटी? बिल्कुल सही, अगर हमें इससे पैसे आने हैं तो डेटर जो है वो हमारे लिए एसेट है। एंड क्रेडिटर जिसको पैसे पे करने हैं, जो हमारे लिए या तो बिल्स पेबल है या ट्रेड पेबल है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आई होप आपको समझ आ रहा है। आप जहां भी नोट कर रहे हो ना, साथ में चाहे बुक पे कहीं भी ये नोट कर लेना। डेटर हमारा एसेट है, उसके साथ ब्रैकेट में लिख लो डेटर इज एसेट जिससे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर इज लायबिलिटी जिसको पैसे पे करने हैं। अब आगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट वर्ड यहाँ पे बहुत सिंपल है, पर एक चीज है, ये रिसिप्ट का मतलब वो नहीं है जिसको हम हिंदी में हम रसीद बोलते हैं। रसीद हमने सुना ना हिंदी का वर्ड कि हमने ये सामान खरीदा, हाँ मुझे भी रसीद दे दो इस सामान की। वो रसीद को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में वाउचर बोलते हैं। वाउचर वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं था, वो अच्छी बात है यहाँ पे पता चल गया। वाउचर कोई ऐसी चीज होती है जैसे हम जिसको आप रसीद समझ रहे हो। यहाँ पे रिसिप्ट्स का मतलब है कोई चीज जो हमें रिसीव हो रही है। बिजनेस को जहां से भी पैसे मिल रहे हैं उसको हम एक तरह से रिसिप्ट्स बोल सकते हैं। अब ये रिसिप्ट वर्ड में ना दो तरह की नेचर का होता है। एक होता है कैपिटल नेचर, एक होता है रेवेन्यू नेचर। अब जैसे हमने एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए सीखा था नॉन करंट और करंट एसेट्स, वैसे ही रिसिप्ट्स के लिए होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल मींस लॉन्ग टर्म, मतलब एक साल से ज्यादा हो सकती है या फिर बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब छोटी सी अमाउंट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने 10 लाख रुपीज दे दिए, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। आपको मैंने 500 रुपीज दिए, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब रेवेन्यू का बिल्कुल उल्टा होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर मतलब जब हम बहुत थोड़ा बड़ा खर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक पूरी की पूरी बिल्डिंग परचेज कर ली, वो होगा हमारे लिए एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दो डिफरेंट वर्ड लिखे हैं, इनका भी डिफरेंट हल्का सा डिफरेंट मीनिंग है, ऑलमोस्ट सेम है। एक्सपेंडिचर होता है जैसे रिसिप्ट का उल्टा, कि कोई पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट है, कहीं हम किसी को पे कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बड़ी अमाउंट या फिर ज्यादा देर के लिए अमाउंट, रेवेन्यू छोटी अमाउंट या फिर कम देर के लिए। अब एक्सपेंस, एक्सपेंस वर्ड वही है जो आपको आज तक पता है। एक्सपेंस मीन्स हमारा नॉर्मल सा खर्चा, कि कोई भी जैसे अगर मैंने ये परचेज किए, उसके ऊपर अब कार्टन किसी अगर मतलब किसी डब्बे में डाल के लेके आया, वो डब्बे का खर्चा, या फिर रिक्शा में अगर ये डिलीवर हो गया, वो रिक्शा वाले को जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो मेरा एक्सपेंस हो सकता है। कोई भी अगर ये खराब हो जाए, रिपेयरिंग कॉस्ट, कोई भी छोटे से छोटा जो खर्चा है उसको हम एक्सपेंडिचर एक्सपेंस बोल सकते हैं। सॉरी, एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, वैसे तो एक तीन तरह के होते हैं। एक नॉर्मल एक्सपेंस की हाँ किसी को मैंने पैसे देने थे, ये दे दिए, वो एक्सपेंस हो गया। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड के साथ पोस्टपेड नहीं आएगा, मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कोई एक्सपेंस होने से पहले ही हमने उसके पैसे दे दिए। जैसे आपके यहाँ पे फोन सोच सकते हो कि जैसे हम पहले ही पैसे दे देते हैं, मतलब रिचार्ज कराते हैं, और जितनी देर वो रिचार्ज चलते हैं हम कॉलिंग करते हैं। और आउटस्टैंडिंग मतलब कि एक्सपेंस पहले हो गया, उसके पैसे बाद में पे करने हैं। अभी जो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वर्ड है ना, ये भी हमारे एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड है। उस पर मैं अभी नहीं आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में या फिर हम जब डिटेल में करेंगे तब करेंगे। उसके बाद आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड का मतलब आपको ना पता हो ये हो ही नहीं सकता, और उसका मतलब वही है, मतलब अगर हमने कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, ये 100 रुपीज़ की चीज़ मुझे 90 में मिल गई, 10 रुपीज़ डिस्काउंट, उसकी मैं चॉकलेट खाऊंगा, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो। या बड़ा बड़ा हम होर्डिंग्स पे बोर्ड पे देखते रहते हैं 50% ऑफ, 70% ऑफ, ये सब डिस्काउंट होती है। पर एक छोटी सी चीज़ शायद आपको ना पता हो, वो होती है डिस्काउंट। दो तरह की होती है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। डिस्काउंट होती है दो तरह की, एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। पहले बात करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट की। जितनी भी डिस्काउंट अभी आपके दिमाग में आई ना, वो सारी ट्रेड डिस्काउंट थी। ट्रेड वर्ड मतलब, ट्रेड का मीनिंग होता है कोई सामान सेल करना या परचेज करना। तो अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा सामान सेल हो, उसको बोलेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। जैसे हम कहीं पे जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं 20% ऑफ, तो ये जो 20% ऑफ है वो ट्रेड डिस्काउंट है। क्यों उसने ऑफ क्यों दिया है? कि आप वो सामान खरीदो। मान लीजिए आप जीन खरीदने गए, जीन थी 2000 रुपीज की, आपने कहा नहीं यार, साथ ही किसी ने आपको बोला कि अगर आप दो लो तो दो के साथ एक फ्री मिल जाएगी। आपने अपने फ्रेंड को फोन किया कि लेनी है जीन, तो आपने सोचा कि दो लोग मिलके 4000 की 3 जीन मिल रहे हैं, आपने सोचा हम ले लेंगे। तो जैसे ही आपको 6000 का सामान 4000 में मिल रहा है, उसने आपको डिस्काउंट क्यों दिया? कि उसका सामान ज्यादा बिके, तो आपको ये डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद आपने किया क्या? तीनों जीन्स ले ली, एक तरह से बिल कर दिया, और जब पैसे देने की बारी आई तो आपने बोला यार पैसे मेरे पास अभी नहीं है, एक हफ्ते बाद दे देना। तो उस पर्सन ने सोचा यार मैं एक हफ्ते बाद क्यों पेमेंट लूं, तो उसने सोचा कि यार एक काम करो, ये ध्यान से सुनना। उसने आपको बोला कि अगर आप अभी पैसे दो तो मैं आपको 4000 की जगह 3800 में दे दूंगा। आपने सोचा कि यार एक हफ्ते बाद भी पैसे देने हैं, अभी भी देने हैं, मैं दे देता हूँ। तो जो 200 रुपीज अब आपको डिस्काउंट मिला है, ये उसने पैसे लेने के लिए डिस्काउंट दिया है, सेल करने के लिए नहीं। देखो फिर से समझो, जो पहले डिस्काउंट मिली थी वो थी ट्रेड डिस्काउंट, ज्यादा सामान बेचने के लिए, पर अब जो डिस्काउंट है वो है कैश रिसीव करने के लिए। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ये है कैश डिस्काउंट, टू रिसीव कैश अर्ली। उसके बाद है हमारे पास बैड डेट्स। डेटर का मीनिंग क्लियर है सबको? डेटर जिसको हमने सामान बेचा, उसने पैसे अभी नहीं पे किए। अगर वो पर्सन पैसे पे करे ही ना, उसने बोला था 1 महीने बाद पैसे पे कर देगा, पर अगर वो पैसे बिल्कुल ही पे ना करे तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। जैसे हम छोटे थे कहते ना बैड हुआ है, ये जो डेटर था वो बैड हो गया, उसको बोलते हैं बैड डेट, सिंपल। उसके बाद रिबेट। रिबेट मीनिंग होता है डिस्काउंट। अब आप उसे हो गए फिर पहले लिख देते, नहीं,
डिस्काउंट मैंने आपको बोला था दो तरह की होती है, या कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। उन दो रीजंस को छोड़ के और किसी भी रीजन की वजह से अगर हमें डिस्काउंट मिले उसको हम रिबेट बोलते हैं, डिस्काउंट नहीं। आप आटा खरीदने गए, आशीर्वाद आटा मान लो 300 रुपए का है, उस पर एक छोटा सा ना लेते फट गया, ठीक है, उसका पेन बच गया, कुछ हो गया, अब उसको यार ये कोई खरीदने का नहीं, आपने कहा यार मैं नहीं ये लूंगा, इसमें 6 का है, उसने आपको बोला एक काम करो 300 रुपए का, आपको भी पता है कि छोटा सा पेन से चेक हुआ है, आप 250 में दे दो। अब ये डिस्काउंट क्या दी उसने आपको, ज्यादा सामान बेचने के लिए नहीं, अगर आप वो नहीं खरीदते दूसरा पैकेट खरीद देते। ना ही उसने आपको डिस्काउंट दी कैश जल्दी लेने के लिए, क्योंकि पैसे तो आपने देने ही थे। अब ये उसने डिस्काउंट दी दोनों के अलावा किसी भी और रीजन से, तो इसको हम रिबेट बोलेंगे। रिबेट में और भी कोई रीजन हो सकता है, बस ये याद रखना, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट छोड़ के किसी भी रीजन से डिस्काउंट मिले उसको हम रिबेट बोलते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। अब जो डेबिट या क्रेडिट है ना, इसकी मिस्ट्री आज हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए जो बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपसे सिर्फ वो शेयर करूंगा। डेबिट इज लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट इज राइट साइड ऑफ अकाउंट। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं, पर अगर हमने डेबिट और क्रेडिट एक्चुअल में सीखना ना, तो उसके ऊपर ही एक पूरी की पूरी क्लास बन जाएगी। हमारा चैप्टर भी है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड अभी जो आपको कह रहा हूँ ना, चाहे बुक खोल के देख लेना, बुक में डेफिनेशन यही लिखी हुई है, डेबिट मींस लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट मींस राइट साइड ऑफ अकाउंट। फिलहाल के लिए इसको ऐसे रहने दो, जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगेंगे तब आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद लास्ट पे है हमारे पास इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब पता है किसी को? अगर इसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आपने एक शायद वर्ड सुना हो, किसी का दिवाला निकल गया। पुरानी मूवीज में बड़ा सारा ये वर्ड यूज होता था कि उसका तो दिवाला निकल गया। अब दिवाला निकल गया का मतलब होता था कि वो कहीं का नहीं रहा, उसके सारे पैसे चले गए, उसके पास पैसे नहीं है, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। अकाउंट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जब हमारी लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो जाए, मतलब पैसे लोगों को देने ज्यादा है पर हमारे पास है नहीं, मतलब पर्सन इज और या बिजनेस इज इंसॉल्वेंट। थैंक यू क्लास, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो।